Hi guys, welcome to our channel Advocate Unplugged. Guys, in the previous video we discussed about chapter 3, the Code of Criminal Procedure 1973 from section 26 to section 29. गाइस, हम पिछले वीडियो में यह देख चुके हैं कि कोर्ट के पास क्या क्या पावर हैं, बेसिकली कितनी सज़ा कौन सा कोर्ट दे सकता है, कौन सा कोर्ट जो है ऑफेंस को ट्राई कर सकता है, आईपीसी के ऑफेंस जो है कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है, और अगर कोई अदर ऑफेंसेस हैं वह कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है। अगर मान लो किसी जुवेनाइल ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा। और गाइस, हमने बात की थी कि सेंटेंस जो है हाई कोर्ट कितनी सेंटेंस दे सकता है, या सेशन जज जो है वह कितनी सेंटेंस पास कर सकता है, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज जो हैं वह मैक्सिमम कितनी सेंटेंस दे सकते हैं, कौन कौन सी सज़ा दे सकते हैं। हमने यह भी डिस्कस किया था कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो हैं वह कितनी सज़ा दे सकते हैं और कितना फ़ाइन कर सकते हैं। गाइस, आज हम बात करेंगे इससे आगे जो कि डील करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन। यानी कि अगर मान लो आपको कोर्ट ने कोई फ़ाइन लगाया है और अगर आप उसको पे नहीं करते हैं तो आपको कितनी सज़ा हो सकती है। तो गाइस, सेक्शन 30 बात करता है द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन एज इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ। यानी कि यह कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है ये वह पनिशमेंट दे सकता है जो कि लॉ में प्रेस्क्राइब की हुई है। अब क्या पनिशमेंट दे सकता है, इसमें प्रोविजो दे रखी है। सब प्रोविजो 1 कहती है इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। यानी कि ये कहती है कि जो पावर मजिस्ट्रेट के पास है सेंटेंस करने की, जो कि सेक्शन 29 में डिफाइंड है, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। बेसिकली सेक्शन 29 में गाइस डिफाइंड है कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, जो आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वह 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, और जो आपका मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वह आपकी 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और आपको फ़ाइन भी कर सकते हैं। तो गाइज़, यानी कि जो मैक्सिमम सेंटेंस जो है वह सीजेएम जो कर सकता है वह 7 साल तक की कर सकता है नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन पे, 3 साल तक की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, और 1 साल की मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो है वह कर सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि मैक्सिमम पनिशमेंट देते नहीं हैं, पर यह मैक्सिमम है, जितने की वह चाहे तो कर सकता है। दोस्तों, इसकी क्लॉज बी कहती है शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ दिस सब्सटेंटिव सेंटेंस exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than in imprisonment in default of payment of the fine। गाइज, यह जो है आईपीसी के सेक्शन 64 और सेक्शन 65 में भी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें सेक्शन 64 बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में, और सेक्शन 65 बात करता है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वेयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। यानी कि जहाँ पे फ़ाइन कितनी सज़ा जो है कोर्ट जो है कर सकता है। दोस्तों, ये क्लॉज बी जो है यह बताती है कि जो मैक्सिमम सज़ा जो कर सकता है वह कर सकता है जो उसको सब्सटेंटिव सज़ा हुई है। अगर मान लो सब्सटेंटिव सज़ा हो चुकी है तो 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। यानी कि जो उसका टर्म है, यानी कि वही जैसे पहले था कि सेक्शन 29 में दिया हुआ है 7 साल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए 3 साल या 1 साल, तो इसका जो है 1/4 सज़ा जो है वह कर सकता है। सपोज़ करिए आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोई सज़ा दी है 3 साल की, और अगर मान लो आप और फ़ाइन किया था, तो अगर आप फ़ाइन नहीं पे करते हैं तो मैक्सिमम जो कर सकता है 1/4 जो है 3 साल का वह कर सकता है, या उससे कम कर सकता है। हो सकता है 4 महीने करे, 5 महीने करे, मैक्सिमम जो कर सकता है 1/4 जो है 3 साल का वह कर सकता है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। दोस्तों, इसका सेक्शन 30 की सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 कहता है कि द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ substantive sentence of imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate under section 29। गाइस, सबसेक्शन 2 कहता है कि जो सज़ा जो है इस सेक्शन के अंदर जो है एमएम देगा या मजिस्ट्रेट जो सज़ा देगा वह सज़ा जो है उसके जो सज़ा उसने पहली सब्सटेंटिव सज़ा दी हुई है उसके एडिशन में भी हो सकती है। जो उसने सज़ा सेक्शन 29 में दी है उसकी एडिशन में भी हो सकती है। गाइस, अब बात करते हैं हम सेक्शन 31 की। सेक्शन 31 कहता है सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। यानी कि अगर मान लो कई सारे ऑफेंसेस का ट्रायल जो एक साथ हो रहा है तो उस केस में आपको कितनी सज़ा होगी, कौन सा कोर्ट उसको
डिसाइड कर सकता है। तो गाइज इसका क्लॉज 1 कहती है व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ वन ट्रायल at one trial of two or more offences, the court may, subject to the provisions of section 71 of the Indian Penal Code, sentence him for such offences to the several punishments prescribed thereof, which such court is competent to inflict. गाइस अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसने लिखा है सब्जेक्ट टू सेक्शन 71। गाइस सेक्शन 71 जो है आईपीसी का, वो बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी कि कई सारे ऑफेंसेस से मिलकर अगर कोई ऑफेंस बना है तो मैक्सिमम उसको कितनी सज़ा होनी चाहिए। गाइस इसकी एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, वह कहती है ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक, यानी ए ने जेड को 50 बार एक स्टिक से मारा और उसको हर्ट किया, और गाइज उसको पहली बार जब एक सिंगल मारा तो भी उसको हर्ट किया। तो गाइज इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर एक बार मारने की मतलब हर्ट करने की सज़ा जो है 1 साल है, तो उसने 50 बार स्टिक से मारा तो उसको 50 साल की सज़ा हो जाएगी। यानी कि अगर एक ऑफेंस कई सारे पार्ट का बना हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसको डिफरेंट ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो ए ने किसी आदमी को मारा और सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो गई, तो पहले तो उसके खिलाफ जैसे ऑफेंस तो जो था वह तो हर्ट का था, लेकिन जब डेथ हो जाएगी तो वह कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। या दोस्तों सपोज़ करिए ए ने जो है बी को पीट रहा था और बीच में जो है सी आ गया, उसने सी को मारा, सी के भी चोटें लग गई, तो ये जो ऑफेंसेस हैं ये डिफरेंट ऑफेंसेस हो जाएंगे। तो गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 31 की। सेक्शन 31 बात करता है कि अगर मान लो कोई जो कोर्ट है जो कई सारी जो डिफरेंट ऑफेंसेस को ट्राई कर रहा है, जिसको वो कॉम्पिटेंट है ट्रायल करने के और पनिशमेंट दे सकता है, several be prescribed thereunder which such court is competent to inflict such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct। गाइज इसका मतलब यह है कि अगर मान लो सपोज़ करिए आपने किसी आदमी को पीटा, और पीटा नहीं गाइज इसको ऐसा करते हैं, सपोज़ करिए एक आदमी किसी घर में चोरी करने के लिए घुसा और उसने उसका ताला तोड़ा और घर में घुस के उसने चोरी की, तो उसने 2 ऑफेंसेस किए, एक तो उसने हाउस ट्रेसपास किया और एक उसने उसके यहाँ थेफ्ट की। तो गाइज मान लो डिफरेंट ऑफेंसेस हो गए, यानी कि अगर एक साथ जो है कोर्ट जो है कई सारे ऑफेंसेस को ट्राई कर रहा है और कोर्ट उसको कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के और वह सज़ा करता है उसमें, तो जैसे कि मान लो सज़ा उसने किसी की ऑफेंस के 3 साल है, किसी की 2 साल है, किसी की 1 साल है, तो अगर मान लो सज़ा जो है मिला के जो है उसकी जुरिस्डिक्शन पावर से ज़्यादा हो जाती है, तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसको ट्राई नहीं करेगा, वही कोर्ट उसको ट्राई करेगा, डिफरेंट कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। और जो पनिशमेंट जो है, जो अगर कोर्ट जो पनिशमेंट देगा वह पनिशमेंट जो है एक के बाद एक चलेंगी। सपोज़ करिए एक 3 साल की चलेगी, फिर 2 साल की चलेगी, फिर 1 साल की चलेगी, और अगर मान लो अनटिल अनलेस वह उसको यह नहीं कहता कि कंकरेंटली चलेंगी। तो गाइस सेक्शन 31 का सब क्लॉज 1 कहता है कि अगर मान लो कई सारी पनिशमेंट है तो वह वो एक के बाद एक चलेगी, यानी कि एक पहले एक ख़त्म होगी, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, अनटिल अनलेस कोर्ट उसको कंकरेंट चलने के लिए नहीं कहता। इसको गाइज ऐसे और समझते हैं कि सपोज़ करिए आपको पनिशमेंट हुई 3 ऑफेंसेस की, एक में 3 साल की हुई, एक में 2 साल की हुई और एक 1 साल की हुई, तो आपको टोटल इफेक्टिवली पनिशमेंट हुई 6 साल की। तो अगर तो आप कोर्ट ने मेंशन नहीं किया तब तो 3 + 2 + 1 चलेगी, यानी आपको 6 साल की सज़ा होगी। और अगर मान लें कोर्ट ने कहा कंकरेंटली चलेंगी तो 3 साल + 2 + 1 इकट्ठी चलेंगी, तो 2 साल वाली पहले 3 साल वाली जब चल रही होगी उसी के बीच में 2 साल वाली भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बीच में भी 1 साल वाली ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपको जो है पनिशमेंट जो है वह 3 साल की ही होगी। गाइस अब इसका क्लॉज 2 कहता है इन द केस ऑफ consecutive sentences it shall not be necessary for the court by reasons only of the aggregate punishment of the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for a trial to a higher court। गाइस बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया ये कह रहा है कि अगर मान लो कि डिफरेंट पनिशमेंट थी, किसी की 3 साल थी, किसी की 2 साल थी, किसी की 1 साल थी, अदरवाइज़ जो है मैं जो है 3 साल तक की कोर्ट में जो अगर पनिशमेंट वाले केसेस को ट्राई कर सकता है, और अगर इसको हम कम इकट्ठा जोड़ लेते तो 7 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, तो क्या कोर्ट इसको ट्राई कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है अगर मान लो जो डिफरेंट पनिशमेंट इवन जो है उनका एग्रीगेट जो है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रोवाइडेड, लेकिन इसमें प्रोविजन दिया है कि क्या दिया है, कहता है इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। यानी कि इसमें कहता है कि कोई इस ये आप ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो पनिशमेंट जो है किसी भी केस में 14 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती।
तो जो आप मैक्सिमम पनिशमेंट जो है जितने ऑफेंसेस को अगर आप कंप्यूट करोगे तो वो है 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कहता है कि द बी बात कहती है कि द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। यानी कि कोर्ट इसमें यह कहता है कि अगर मान लो कोई कोर्ट जो है सपोज़ करिए उसके पास पावर 3 साल तक की सज़ा देने की थी, तो मैक्सिमम जो है वह 6 साल तक की सज़ा दे सकता है। जो आपकी कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट भी है वह 6 साल से ज़्यादा गिन दे सकता है। सपोज़ करिए मान लो एक सज़ा उसने 3 साल की है, एक 2 साल की है और 1 साल की है, तो यह 3 + 2 + 6 और कोई एक और ऑफेंस है उसमें आपने 4 ऑफेंस है उसकी भी 1 साल की है, तो मैक्सिमम जो हो गया 3 और 2 5 6 7 साल की पनिशमेंट होगी। तो जो कोर्ट जो है आपका जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का है वह उसमें 7 साल की सज़ा नहीं दे सकता, सिंस उसकी जो पावर जो है 3 साल तक की ही थी, तो वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 6 साल तक की दे सकता है, इससे ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो गाइस इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि कोई ये कहता है कि कोर्ट जो है बेसिकली इसमें सेक्शन जो बात करता है, यह सेक्शन यही बात करता है कि कोर्ट जो है जब आप कई सारे ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई करता है तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो कोर्ट दे सकता है वह 14 साल तक की हो सकती है। पनिशमेंट जो है अगर नहीं बताया तो वह वन आफ्टर अनदर चलेंगी, और अगर कॉन्करेंट चलने को कहा है तो वह एक साथ चलेंगी। और जो पनिशमेंट जो मैक्सिमम जो दी है वह 14 साल की है, और जो कोर्ट के जो पास पावर है, किसी भी कोर्ट के पास जो है आपका मजिस्ट्रेट के जितनी वह पनिशमेंट दे सकता है उससे डबल से ज़्यादा है, कंजिक्यूटिव सेंटेंस में भी सज़ा नहीं कर सकता। गाइस इसकी क्लॉज 3 कहती है फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द consecutive sentences passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। तो गाइज ये कहती है अगर मान लो कंजिक्यूटिव सेंटेंस है तो जो उसका टोटल सम टोटल जो आता है उसको जो है माना जाएगा, अगर मान लो कि वह जो है अपील फाइल करता है तो उसको सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। सेक्शन 32 बात करता है मोड ऑफ कन्फरिंग ऑफ पावर्स, यानी कि जो पावर जो है वह कैसे कन्फर की जाती है। तो दोस्तों हाई कोर्ट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वह कोई भी ऑर्डर से या तो बाय नेम या बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस और क्लास ऑफ ऑफिशियल्स जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स, यानी कि या कोई भी पावर जो है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है या तो उनके नाम से और या जो ऑफिस जो है वो जो उनका ऑफिस है उसके हिसाब से। और वह पावर कब मानी जाती है जब उनको मिल गई कि जब वह ऑर्डर जो है उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन से वह ऑर्डर जो है उनको कम्युनिकेट हो जाता है। गाइस बात करते हैं अब सेक्शन 33 की। वह कहता है पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स अपॉइंटेड, यानी कि जो ऑफिसर अपॉइंट किए हैं हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने उनके पास क्या पावर होगी। तो भाई बेसिकली ये सेक्शन कहता है उनके पास जो है सेम पावर होगी जो कि उनको मिली होगी अनटिल एंड अनलेस हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी अदरवाइज डायरेक्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ बताएं डिफरेंट तरीके से करना है उस लोकल एरिया में जहाँ पे वो अपॉइंटेड हैं, उस अगर वह बताते हैं तो वैसे करना है, नहीं तो जो पावर उनको कन्फर की है वही पावर होगी। गाइज विड्रॉल ऑफ द पावर्स की बात करता है सेक्शन 34। ये कहता है द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी मे विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई इट अंडर द कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो उन्होंने पावर दी हैं वह सारी या जितनी वह चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं और किसी सबॉर्डिनेट को जो या जो पावर उसके सबॉर्डिनेट को दी है बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू, यानी कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है या कोई ऑफिसर जो उनका सबॉर्डिनेट है उससे वह पावर जो है वो विड्रॉ करा सकते हैं। गाइस सब सेक्शन 2 इसका कहता है एनी पावर कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय हुम सच पावर वर कन्फर्ड, यानी कि अगर कोई पावर मान लो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दी है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनरली दोस्तों कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी एग्जीक्यूटिव्स में जैसे जनरली आईएएस ऑफिसर होता है, अगर उन्होंने पावर दी है तो वह पावर जो है अपने आप जो है पावर को जो है विड्रॉ कर सकते हैं। गाइज अब बात करते हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 कहता है पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन द ऑफिस, यानी कि पावर जो है मजिस्ट्रेट और जो उनके सक्सेसर आते हैं वह जो क्या पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो गाइज बेसिकली सक्सेसर का मतलब वह हो गया, सपोज़ करिए मान लो एक जज किसी कोर्ट में अपॉइंटेड था और उसका ट्रांसफ़र हो गया या उसका प्रमोशन हो गया, वहाँ चला गया और कोई दूसरा जज आ गया तो वो उसका सक्सेसर कहलाएगा, और जिस जज का ट्रांसफ़र हुआ या जज वहाँ से चला गया तो वह जो कहलाएगा उसका प्रीडिसेसर कहलाएगा। तो गाइज सेक्शन 35 की सब क्लॉज 1 कहती है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड the power and duties of the judge or a magistrate may be exercised or promoted by his successor in office, यानी कि
जो प्रोविजंस इस कोड में दिए हुए हैं उसके अलावा जो पावर जो है, जो जज या मजिस्ट्रेट जो है एक्सरसाइज कर रहा था, वही पावर जो है उसका सक्सेसर भी उसको एक्सरसाइज करेगा। गाइस सब क्लॉज 2 कहती है व्हेन देयर इज़ एनी डाउट एज टू हु इज़ द सक्सेसर इन द ऑफिस। मान लो अगर कोई डाउट है कि कौन सक्सेसर है, कि यह कोई एडिशनल जज का या असिस्टेंट सेशन जज का, तो सेशन जज जो है वो डिटरमाइन करेगा राइटिंग में ऑर्डर पास करके कि कौन सा जो है, कौन जो आदमी है किस पावर को एक्सरसाइज करेगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर देयर अंडर बी डीम टू बी द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ द एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। यानी कि ये सेक्शन ये कहता है कि मान लो अगर पावर का नहीं पता एडिशनल जज या असिस्टेंट सेशन जज की क्या पावर है, तो सेशन जज जो है उसको डिसाइड करेगा, और जो डिसाइड कर देगा तो वही माना जाएगा कि ये एडिशनल सेशन जज के पास ये वाली पावर है, असिस्टेंट सेशन जज के पास ये वाली पावर है। तो गाइज अब इसकी क्लॉज 3 कहती है व्हेन देयर इज़ एनी डाउट एज टू हु इज़ द सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कौन सक्सेसर है, अगर मान लो इसकी पावर का डाउट है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज द केस में बी शैल डिटरमाइन द ऑर्डर इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट हु शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर देयर अंडर बी डीम टू बी सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ सच मजिस्ट्रेट। मान लो कि अगर मान लो गाइस अगर मजिस्ट्रेट के लिए है कि भाई कौन सक्सेसर है, यह कौन डिसाइड करेगा, अगर मान लो जुडिशियल साइड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वह डिसाइड करेगा कौन सा मजिस्ट्रेट सक्सेसर है। और अगर मान लो डीएम करता है, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर जनरली डीएम आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, डीएम करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा या मजिस्ट्रेट जो है कौन सा मजिस्ट्रेट सक्सेसर होगा वह डिसाइड करना होगा, तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। तो गाइस यही सब कुछ था आपका पावर ऑफ दी कोर्ट्स को लेकर। अब हमने चैप्टर 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और गाइज़ अगर आपको मान लो कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को आप मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। धन्यवाद दोस्तों।